डियर स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 10 गैस एक्सचेंज हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन गैस एक्सचेंजेस पढ़ने से पहले हम इसका जो बेसिक कंसेप्ट है और बेसिक बैकग्राउंड है वो क्लियर करेंगे। इसके बाद गैस एक्सचेंजेस, इसका डेफिनीशन, प्लांट्स में गैस एक्सचेंजेस और एनिमल्स में गैस एक्सचेंजेस, गैस एक्सचेंजेस या ब्रीथिंग के लिए मुख्तलिफ आर्गन, ये तमाम चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आपने रिस्पिरेशन का नाम सुना होगा। याद रखें, एक सेलुलर रिस्पिरेशन है और एक जनरल रिस्पिरेशन है। सेलुलर रिस्पिरेशन सेल के अंदर होता है, जिसमें ग्लूकोज से ऑक्सीजन की मौजूदगी में एनर्जी रिलीज़ होती है। सेलुलर रिस्पिरेशन ये हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले रिस्पिरेशन के अंदर 3 इम्पोर्टेंट स्टेप्स डिस्कस करते हैं। सो द वेरी फर्स्ट वन इज़ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग असल में बॉडी के अंदर एयर का आना और बॉडी से एयर का बाहर निकलना, यानी द एंट्री ऑफ एयर टू द बॉडी एंड आउटिंग ऑफ एयर फ्रॉम द बॉडी। इन 2 स्टेप्स को हम कंबाइनली ब्रीथिंग कहते हैं। ब्रीथिंग में एयर ये बॉडी के अंदर आता है और एयर बॉडी से बाहर इन्वायरमेंट की तरफ जाता है। इन दोनों को हम कंबाइनली क्या कहते हैं? इन दोनों स्टेप्स को हम कहते हैं ब्रीथिंग। ठीक है। जब एयर बॉडी के अंदर आता है, एयर बॉडी के अंदर जब आता है तो इसको हम कहते हैं इनहेलेशन या इंस्पायरेशन। और जब एयर बॉडी से बाहर चला जाता है, बॉडी से बाहर निकलता है, तो इसको हम कहते हैं एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन। अब मैं बार बार एयर का जिक्र करता हूँ। मैंने ये नहीं कहा कि ऑक्सीजन बॉडी के अंदर आता है और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकलता है, क्योंकि बॉडी के अंदर सिर्फ ऑक्सीजन नहीं आता। ऑक्सीजन के अलावा बॉडी के अंदर एयर में नाइट्रोजन होता है 78% राउंड अबाउट, ऑक्सीजन होता है 21%, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वेपर्स होता है, मीथेन होता है, हाइड्रोजन होता है, आर्गन, हीलियम और डिफरेंट और भी गैसेस होते हैं जो लंग्स के अंदर आते हैं। लेकिन इससे ऑक्सीजन जो है वो ब्लड की तरफ डिफ्यूज़ हो जाता है, लंग से ब्लड की तरफ ऑक्सीजन डिफ्यूज़ हो जाता है और बाकी जो गैसेस हैं वो एक्सहेलेशन में बाहर बॉडी से एनवायरनमेंट की तरफ या एटमॉस्फेयर की तरफ निकलते हैं। अब ब्रीथिंग जो है वो एनवायरनमेंट और लिविंग बॉडी या एनिमल्स के बीच में होता है। एटमॉस्फेयर से एयर बॉडी के अंदर जाता है और बॉडी से एयर बाहर निकलकर एटमॉस्फेयर में आता है। इसको हम ब्रीथिंग कहते हैं। और ब्रीथिंग का मेन पर्पस क्या होता है? ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर आना और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालना। ब्रीथिंग एक फ़िज़िकल प्रोसेस है और आपको पता है ब्रीथिंग डिफ्यूजन के ज़रिए होता है। और डिफ्यूजन क्या है? द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, ये एक फ़िज़िकल प्रोसेस है, इसके लिए एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। फिर आप हायर लेवल में पढ़ेंगे, हायर क्लासेस में, कि ब्रीथिंग इसमें 2 स्टेप्स हैं, एक्सहेलेशन और इनहेलेशन। फिर इसमें डिटेल है कि इसमें कौन सा फिज़िकल प्रोसेस है और कौन सा एक्टिव प्रोसेस है जिसके लिए एनर्जी चाहिए। अच्छा, जब ब्रीथिंग हो जाए, एयर लंग्स के अंदर आ जाए, अब इस एयर ने, यानी इस एयर में मौजूद ऑक्सीजन ने लंग से ब्लड की तरफ आना है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन लंग से ब्लड की तरफ या ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड लंग की तरफ कैसे आते हैं। देखिए, गैस एक्सचेंजेस। गैस एक्सचेंजेस क्या है? गैस एक्सचेंजेस का मतलब है गैसों का तबादला, यानी गैसेस एक दूसरे के साथ पोजीशन चेंज करते हैं। इसको हम कहते हैं गैसेस एक्सचेंजेस। ठीक है, इसमें हम 2 स्टेप्स या 2 टाइप्स डिस्कस करेंगे। आपको पता है जब आप सांस लेते हैं यानी ब्रीथिंग करते हैं तो लंग्स के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। जब लंग्स के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो ये लंग्स ऑक्सीजन डिफ्यूज़ करता है ब्लड की तरफ, और जो ब्लड लंग की तरफ आया है उसने अपने साथ सेल से कार्बन डाइऑक्साइड लाए हैं, और ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में ज़्यादा होता है और लंग्स में कम होता है। इसी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड
ब्लड से लंग्स की तरफ डिफ्यूज़ हो जाता है। इस एक्सचेंज ऑफ गैसेस को हम कहते हैं एक्सटर्नल एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस। एक्सटर्नल एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस लंग्स और ब्लड के बीच में होता है, ठीक है। अब इस लंग से ऑक्सीजन ब्लड की तरफ आता है और ब्लड में मौजूद एरिथ्रोसाइट्स यानी रेड ब्लड सेल्स, इसमें हीमोग्लोबिन मौजूद होता है और ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होता है। और अब ये ब्लड जिसमें ऑक्सीजन शामिल हो गया, इसको हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। अब ये ब्लड ऑक्सीजन अपने साथ तमाम बॉडी के सेल्स तक पहुंचाता है। अच्छा, ये लेट से एक कैपिलरी है, ब्लड वेसल है और ये एक सेल है। ब्लड ने अपने साथ ऑक्सीजन लाया है। ऑक्सीजन अब ब्लड से सेल की तरफ डिफ्यूज़ होगा और सेल में रिस्पिरेशन के प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड बना है, पैदा हुआ है। ये कार्बन डाइऑक्साइड सेल में ज़्यादा है, डिफ्यूजन के ज़रिए ये सेल से ब्लड की तरफ आएगा और ऑक्सीजन जो है वो ब्लड से सेल की तरफ आएगा, ठीक है। तो सेल और ब्लड इन के बीच में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। इस एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन सेल एंड ब्लड इज कॉल्ड इंटरनल गैसेज एक्सचेंज। तो गैसेज एक्सचेंज के हमने दो टाइप्स पढ़े, ठीक है। दोनों गैसेज एक्सचेंजेस में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ पोजीशन चेंज करते हैं। एक लंग्स और ब्लड के दरमियान होता है और जो इंटरनल गैसेज एक्सचेंज है वो सेल और ब्लड के दरमियान होता है। इसके बाद जब ऑक्सीजन सेल तक पहुंचा, और आपको पता है ब्लड ग्लूकोज भी डाइजेशन से सेल की तरफ ले आता है। ब्लड ने ऑक्सीजन भी सेल की तरफ लाया है, ग्लूकोज भी सेल की तरफ ले आता है। जब ये दोनों चीज़ें सेल तक पहुंच जाए तो सेल के अंदर इस पर सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है? सेलुलर रेस्पिरेशन एक एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है जो आपने 9th क्लास में पढ़ा है। इसमें एनर्जी रिलीज़ होती है, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन होती है और एटीपी की शक्ल में एनर्जी रिलीज़ होती है। अच्छा, इसके दो टाइप्स हैं, एक है एरोबिक रेस्पिरेशन और एक है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है और एनएरोबिक रेस्पिरेशन को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज ऑक्सीजन की मौजूद में बर्न आउट हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी यानी एनर्जी रिलीज़ होती है, राइट। इसके मुख्तलिफ स्टेप्स है, ग्लाइकोलाइसिस है, पायरुवेट ऑक्सीडेशन, क्रेब्स साइकिल है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा है। इसकी डिटेल डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में ग्लूकोज से पायरुवेट मालिक्यूल बन जाता है और ये पायरुवेट मालिक्यूल अगर मसल सेल्स है तो इससे लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा और अगर ईस्ट सेल्स है या बैक्टीरिया सेल है तो इससे इथेनॉल बनेगा, ठीक है। तो इसको हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं और इसको हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन ईस्ट और बैक्टीरिया के अंदर होता है और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन मसल सेल्स के अंदर होता है। डियर स्टूडेंट्स, अब आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि रेस्पिरेशन जनरली एक बहुत बड़ा प्रोसेस है और सेलुलर रेस्पिरेशन मेन रेस्पिरेशन के अंदर एक स्टेप है। इसी तरह ब्रीथिंग और गैसेज एक्सचेंज भी इसके अंदर स्टेप है। आई होप कि आपको गैसेज एक्सचेंज का समझ आया होगा। अब हम पढ़ेंगे ब्रीथिंग आर्गन्स। स्टूडेंट्स, ये तो आपने सीख लिया कि ब्रीथिंग क्या है। अब हम ये पढ़ेंगे कि मुख्तलिफ एनिमल्स के अंदर ब्रीथिंग के लिए कौन से आर्गन बनाए गए हैं। तो स्टूडेंट्स, एनिमल्स में एक वर्टिब्रेट्स है और एक इनवर्टिब्रेट्स है। पहले हम इनवर्टिब्रेट डिस्कस करते हैं। अमीबा का जो ब्रीथिंग आर्गन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इस तरह आर्थ्रोपोड्स, इनके जो ब्रीथिंग आर्गन्स है वो बुक लंग्स है। ये स्पेशल ट्यूब्स होते हैं और आर्थ्रोपोड्स में मौजूद होती है। इसी तरह इंसेक्ट्स के अंदर ट्रैकिया, ये ब्रीथिंग आर्गन है, ये भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। वर्टिब्रेट्स में पेसिफॉर्म यानी जो वाटर में रहते हैं, उनमें फिशेस और एम्फीबियंस का लार्वल स्टेजेस आते हैं, इनमें ब्रीथिंग गिल्स के ज़रिए होती है। इसी तरह टेट्रापोड्स, इनमें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ब्रीथिंग होती है। लार्वल स्टेज में
ये गिल्स के ज़रिए सांस लेते हैं। जब लैंड पे आ जाते हैं तो इनमें लंग्स डेवलप होती है और लंग के ज़रिए ब्रीथिंग करते हैं। और इसी तरह जब ये हाइबरनेशन में चले जाते हैं तो फिर ब्रीथिंग के लिए स्किन इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह रेप्टाइल्स में लंग्स, स्किन और इनल रिस्पिरेशन, ये तीनों किस्म के रिस्पिरेशन होती है। इसी तरह बर्ड्स और मैमल्स लंग्स के रिस्पिरेशन को एंजॉय करते हैं। मुख्तलिफ़ एनिमल्स में रिस्पिरेशन के लिए मुख्तलिफ़ ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। अब अगर प्लांट में हम बात करें तो प्लांट में गैस एक्सचेंजेस ये किस तरह होता है। हमें पता है कि प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है और फोटोसिंथेसिस डे टाइम होता है। तो डे टाइम में जब फोटोसिंथेसिस होता है तो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज़ होता है। डे टाइम में ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस में रिलीज़ होता है वो रिस्पिरेशन में इस्तेमाल होता है। रिस्पिरेशन डे नाइट दोनों टाइम में होता है और जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है वो एनवायरनमेंट में रिलीज़ होता है। नाइट टाइम में चूँकि फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो सिर्फ एनवायरनमेंट का जो ऑक्सीजन है वो रिस्पिरेशन में यूज़ होता है। इसी तरह रिस्पिरेशन के ज़रिए जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड डे टाइम जो है वो फोटोसिंथेसिस में यूज़ होता है और नाइट टाइम वो एनवायरनमेंट में चला जाता है क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं होता। डे टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में भी इस्तेमाल होता है और एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड वो एनवायरनमेंट में भी चला जाता है। फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है ये तो आपको पता है कि प्लांट में जो लीव्स है इसमें मेसोफिल सेल्स है, उनमें ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। अब अगर जिस तरह हमने एनिमल्स में मुख्तलिफ आर्गन डिस्कस किया, रिस्पिरेटरी आर्गन या ब्रीथिंग आर्गन्स, इसी तरह प्लांट्स के अंदर भी रिस्पिरेटरी आर्गन्स मौजूद होते हैं। प्लांट्स में जो लीव्स है, रूट्स है और स्टेम्स है, इनमें एपिडर्मिस इनका जो आउटर लेयर होता है इसके ज़रिए गैसेस एक्सचेंजेस होता है। और जो डेजर्ट प्लांट्स है, सहराई पौधे, इन पर इनका जो एपिडर्मिस है इनके ऊपर एक क्यूटिकल का एक लेयर होता है, वैक्स का एक लेयर होता है ताकि ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस कर सके। इसी तरह जो एपिडर्मिस है लीव्स का और यंग स्टेम्स का, उसमें स्टोमेटा मौजूद होती है, ये आपको पता है। स्टोमेटा के ज़रिए गैस एक्सचेंजेस होता है। और जो ऊडी स्टेम्स है उसके इर्द गिर्द बार्क यानी चाल मौजूद होता है प्लांट का और इसमें पोर्स होते हैं। उन पोर्स को हम लेंटिकल्स कहते हैं, उनके ज़रिए गैस एक्सचेंजेस होता है। आई होप आपको गैस एक्सचेंज और प्लांट और एनिमल में गैस एक्सचेंज के मुख्तलिफ आर्गन्स और ये सारा प्रोसेस समझ आया होगा।